खाटू दादा अनमने से कॉलोनी के गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉलोनी के अंदर लाल दरवाजे से थोड़ा पहले दाएं हाथ पर हमेशा की तरह रोज नजर आने वाले कूड़े का ढेर है, जिस पर धूप का टुकड़ा अभी भी विराजमान है। कुछ मुर्गियां इसी कूड़े पर खेल रही हैं। कूड़े के सामने वाले चबूतरे पर दो कुत्ते अलसाए से बैठे हुए हैं। एक मुर्गी खाटू के सामने आकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। खाटू उसको लात मारने का उपक्रम करते हैं। मुर्गी तेजी से हट जाती है। दोनों कुत्तों ने शायद यह छोटा सा घटनाक्रम देख लिया है। अब यह तो वे कुत्ते ही जाने कि वे क्यों भौंके हैं, लेकिन हाँ, दोनों कुत्ते 2-3 बार भौंक कर शांत हो गए। खाटू ने ज्यों ही उनकी तरफ उड़ती हुई सी निगाह डाली, वे भौंकना छोड़कर अपनी अपनी पूंछ हिलाने लगे। अचानक खाटू का मोबाइल बज उठा है। कहाँ हो खाटू भाई? गोगा जी ने पूछा। बस गोगा आया भी, गेट पर ही हूँ। हाँ, पेड़ के नीचे आ जाइए, लल्लन भी आ रहे हैं, गोगा ने कहा। खाटू दादा जान पहचान के 3-4 लोगों से हाय हेलो करते हुए पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। गोगा जी वहां पहले से ही खड़े हुए हैं। तब तक लल्लन पांडे भी पहुंच चुके हैं। लल्लन यार, कहीं हम बेरोजगार ही ना रह जाएं, गोगा जी ने अपनी आशंका व्यक्त की। पता नहीं यार गोगा, क्या होने वाला है। हम लोग अपनी तरफ से तो हमेशा 100% देते रहे हैं, लल्लन पांडे ने बात आगे बढ़ाई। खाटू भाई, आपका और मारू भैया का परीक्षा परिणाम तो उम्मीद के बिल्कुल विपरीत आया है। बहुत दुख हुआ है, गोगा जी खाटू को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या कर सकते हैं गधे चंद, खाटू दादा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कभी कभी लगता है खाटू भाई कि इससे अच्छा तो कुछ मेहनत राजनीति में जाने के लिए ही कर ली होती। इतनी मेहनत में छोटे मोटे नेता तो हम बन ही जाते, लल्लन ने कहा। उससे क्या हो जाता लल्लन? कुछ नहीं होता। छोटा मोटा नेता बनना भी आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि भारतीय राजनीति का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है? खाटू दादा ने कहा। आप ही बताओ खाटू भाई, आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है? गोगा जी ने प्रश्न किया। गोगा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे राजनेताओं और जनता के बीच इतनी दूरी क्यों है? खाटू ने गोगा के प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न पूछा। खाटू भाई, हम अपने अपने तर्क तो बता ही सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, लल्लन ने कहा। लल्लन, क्योंकि हमारे राजनेता जमीन से उठकर नहीं आ रहे हैं। राजनीति पूरी तरह से धन और बल पर आधारित है, या किसी व्यक्ति के प्रसिद्धि ही उसे राजनीति में ले जा रही है, चाहे वह प्रसिद्धि किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन सामान्य सच यही है, खाटू ने गंभीरता से जवाब दिया। सही बात है खाटू भाई, गोगा जी ने खाटू दादा का समर्थन किया। लेकिन लल्लन पांडे ने अगला प्रश्न किया। खाटू भाई, थोड़ा और स्पष्ट करके बताओ। देखो लल्लन, आज हमारे देश में राजनीति में उतरने के लिए सिर्फ प्रसिद्ध होना जरूरी है, चाहे कैसे भी। यदि आपने कोई बहुत गंभीर अपराध नहीं किया है, आप भाग्य से या कैसे भी मीडिया की नज़र में चढ़ जाते हो, फिर आज नहीं तो कल आप नेता हो जाते हो। इस देश में तो आप देश विरोधी नारे लगाकर भी नेता बन सकते हो। कोई ना कोई पार्टी आपको टिकट अवश्य दे देगी, खाटू दादा ने कहा। हाँ खाटू भाई, आपकी बात सही है। हमारे देश में यदि कोई बहुत धनवान है तो उसे भी आसानी से टिकट मिल सकता है, क्योंकि वह टिकट खरीद सकता है। शायद इसलिए हमारी संसद में करोड़पतियों का बोलबाला है, लल्लन पांडे ने बात आगे बढ़ाई। एकदम सही पहचाने हो लल्लन, टिकट उन्हीं को मिलता है जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए अच्छे खासे संसाधन हो और पार्टी को देने के लिए फंड भी। खाटू दादा ने लल्लन की बात का समर्थन किया। इस बातचीत के दौरान गुलेरी बाबू ने भी तीनों मित्रों के पास आकर डेरा जमा लिया है। काफी देर से वे चुपचाप इस बातचीत को सुन रहे थे। अब पहली बार उन्होंने अपना मुंह खोला।
अपने देश में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पूरा का पूरा परिवार ही एमपी एमएलए बना हुआ है। बहुत से नेता तो केवल इसलिए आगे आए हैं क्योंकि वे किसी न किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। सच्चे अर्थों में जमीन पर वास्तविक संघर्ष करके नेता कौन बनता है? लल्लन, गोगा और खाटू दादा गुलेरी बाबू की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। गुलेरी बाबू आगे कहते हैं, तो कुछ सीटें परिवार के सदस्यों के बीच बंट जाती हैं, कुछ सीटें धन कुबेरों को चली जाती हैं और कुछ सीटें नामचीन लोगों के हिस्से में आ जाती हैं। ज्यादातर ऐसे नेता राजनीति में आ रहे हैं जिनको हिंदुस्तान के आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। गुलेरी बाबू एक तेज सांस लेते हैं जैसे कि कहीं से दौड़ कर आ रहे हैं। गोगा जी ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे हमारे फिल्मी सितारे, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आराम से टिकट मिल जाता है। नामचीन क्रिकेटर्स के रूप में भी नए नए नेता उभर रहे हैं। अर्थात यदि आप फेमस व्यक्ति हैं तो फिर इस देश में आप कभी भी संसद का हिस्सा बन सकते हैं। कोई ना कोई पार्टी तो समर्थन देने को तैयार खड़ी मिलेगी। हाँ यार गोगा, वास्तव में बड़ा गोरख धंधा है। खाटू दादा ने सहमति जताई। सही पहचान की है गोगा भाई। अपने देश में अक्सर यही होता है, हमें खुद नहीं पता होता कि अगले चुनाव में कौन सा नया नेता जन्म लेने वाला है। लल्लन ने कहा, हाँ लल्लन भाई, हमारे अधिकांश राजनेता ऐसे आ रहे हैं जो पहले से ही किसी अन्य कारण के चलते प्रसिद्ध होते हैं। जमीन पर काम करके कितने लोगों को राजनीति में आते देखा है हमने। गोगा जी ने कहा, सच कहूं तो इन सब ने आपस में मिलकर एक मजबूत गठजोड़ बना लिया है। एक आम आदमी के लिए यह गठजोड़ तोड़ना बहुत मुश्किल है। लल्लन ने कहा, सही कह रहे हो भाई। परिवार, जाति और धर्म के गणित के अनुसार वह कुछ नामचीन लोगों को टिकट बांट दिए जाते हैं, इसलिए जनता और सरकार के बीच कोई संवाद नहीं होता। कोई हमारे नेता जनता के बीच से नहीं आ रहे हैं। गोगा ने अपना मत रखा। अब खाटू दादा ने गोगा जी से प्रश्न किया, गोगा भाई, इसका कारण तुम बताओ कि नेता जनता के बीच से क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बाध्यता है कि किसी को भी नेता बनाकर हमारे सामने रख दिया जाता है? खाटू भाई, इसका कारण आप भी जानते हो, लेकिन फिर भी पूछा है तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। भारतीय राजनीति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। धन और बल के आधार पर ही राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। गोगा जी, खाटू दादा, गुलेरी बाबू, लल्लन पांडे बातें करते करते कॉलोनी के अंदर चल पड़े हैं। चारों लोग चाय का एक एक कप लेकर वापस फिर से खड़े हो गए हैं। खाटू यार, जनता और नेताओं के बीच संवादहीनता तो वास्तव में गजब की है। चुनाव के समय जब कोई बड़ा नेता अपनी चुनावी सभा में आता है तो उस समय भी वह केवल सुना कर जाता है। आप उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, बस उसका भाषण सुन सकते हैं। उसके द्वारा दिखाए गए सपने तो देख सकते हैं, लेकिन अपने वर्तमान पर बात नहीं कर सकते, गुलेरी बाबू ने कहा। खाटू ने बात आगे बढ़ाई, और चुनाव के बाद तो कहना ही क्या, एक बार संसद में पहुंचने के बाद संसद को अपनी बपौती समझ लिया जाता है। अन्ना आंदोलन याद है ना? पूरे देश से आवाजें उठ रही थी कि जन लोकपाल लाओ, लेकिन हमारे महान लोकतंत्र के महान लोकतांत्रिक नेताओं ने लोक अर्थात जनता के मन की बात एक बार भी न सुनी। यही तो खेल है खाटू भाई। गोगा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहना शुरू किया, आम आदमी की जिंदगी तो कुछ अच्छा होने के इंतजार में ही बीत जाती है। क्या यार, सभी लोग सीरियस हो गए। अब छोड़ो भी, मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि इससे अच्छा होता कि हम नेता ही बन जाते। वह तो हो नहीं सकता, नौकरी तो ढूंढनी ही पड़ेगी, लल्लन ने कहा। तीनों लोगों ने लल्लन की बात का समर्थन किया
और खिलखिलाकर हंसने लगे। इसी दौरान मारू राजस्थान लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देने अजमेर गया था। वहां उसने एक जुलूस देखा जिसमें लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। मारू भी अपनी पढ़ाई छोड़कर जुलूस में शामिल हो गया और उसने जुलूस में अन्ना आंदोलन पर लिखी एक कविता भी सुनाई। मारू को तब अपने देश पर बहुत गौरवपूर्ण अनुभूति हुई थी। महाराष्ट्र के एक गांव रालेगढ़ सिद्धि से आए अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे और उनके समर्थन में पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हो गया था। देश की इस एकता ने मारू को सांत्वना दी थी कि राष्ट्र का समय खराब हो सकता है पर नियति नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लोग रामलीला मैदान जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। मारू की गली में रहने वाले उसके एक मित्र हैं आशुतोष। वे काफी समय अन्ना हजारे की कोर टीम का हिस्सा रहे थे। आशुतोष कई बार उनके गांव रालेगढ़ सिद्धि भी गए और उन्होंने अन्ना आंदोलन में लगातार सक्रिय भूमिका निभाई। वे अन्य मित्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 27 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज़ में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।